बाकी एक खुशखबरी है, हमारे चैनल में 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। देखते हैं 100 कब होंगे। वीडियो की शुरुआत में भीख मांगना शुरू। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और अगर आप लोगों को ठीक से याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फिनाले आया था, तो मैंने सोचा WandaVision की तरह क्यों ना इसका भी रिकैप किया जाए। हिंदी सुधारनी पड़ेगी। अब देखो जो रिकैप वाला सेशन है वो मैंने नया शुरू किया अपने चैनल में, और ये मैं काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू करता रहूँगा, मार्वल डीसी दोनों के साथ। और अभी के लिए मैं 2020 की जितनी मार्वल की सुपर हीरो मूवीज़ या सीरीज़ आई थी उन सभी को मैं कर रहा हूँ। बाद में जब 2021 वाला समय आएगा तब मैं जाके डीसी का भी करूँगा और मार्वल का भी कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, मैं डीसी की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन बनाने वाला हूँ क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, कंटेंट कम पड़ जाता है बाद में जाके, समझ रहे होगे तुम लोग। ओके, अब देखो, अगर फाल्कन द विंटर सोल्जर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से मार्वल का सबसे बोरिंग शो है। लाइक मैं बहुत बोर हो गया था इसे देख के। एंड जेसिका जोन्स के बाद ये मेरा सबसे ज़्यादा बोरिंग शो लगा मुझे मार्वल का। लाइक मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट स्टिल क्योंकि मार्वल का शो है तो अपने को तो रिकैप लगाना ही था। तो या आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं फाल्कन द विंटर सोल्जर का रिकैप। लेकिन मैं बस एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पिछला जो WandaVision का रिकैप था वही मैंने सैटरडे को अपलोड किया था और ये भी सैटरडे को अपलोड कर रहा हूँ। ओके, खैर जो भी हो, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइज, तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले फाल्कन द विंटर सोल्जर का रिकैप। तो बिना किसी तरीके आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपली आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो, ये कहानी एंड गेम के बाद की है, 6 महीने बाद की है। और एंड गेम में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैप ने अपनी शील्ड फाल्कन को दे दी थी और उसे बना दिया था अगला कप्तान अमेरिका। अब देखो, अपने कप्तान अमेरिका यानी कि फाल्कन जो है, उन्होंने फ़ैसला लिया कि वो कैप्टन अमेरिका नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली वो एक ब्लैक पर्सन थे। एंड अमेरिका में ब्लैक पर्सन को लोग कोई पसंद नहीं करता था। लोग मतलब ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अब इसके बाद फाल्कन क्या करता है कि जो शील्ड है वो ये गवर्नमेंट को पकड़ा देता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, ये तुम लोग सुन के शॉक तो नहीं, मर ही जाओगे डायरेक्टली। लेकिन अगर तुम लोग ये सुनने के बाद नहीं मरे तो मुझे जूते मत मारना बाद में, प्लीज़। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक आदमी को उन्होंने कैप्टन अमेरिका की ढाल पकड़ा दी और उनको बना दिया कप्तान अमेरिका, नया वाला कप्तान अमेरिका ये आदमी है। अब ये आदमी है जॉन वॉकर। और ये वैसे तो यूएस मिलिट्री का एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला सोल्जर था, लेकिन आदमी बढ़िया नहीं था। और तुमको तो मालूम है कप्तान अमेरिका बनने के लिए आदमी अच्छा होना बनता है शायद। फिर अगर बात की जाए बकी की, तो वो इस सीरीज़ का यानी कि इस कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो कि इस वक्त तक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी जो इतने समय से हाइड्रा के अंडर काम कर चुका है, वो भी मतलब लोगों ने उसे ब्रेन वॉश करके वहाँ काम करवाया था उन लोगों ने। तो या वो आदमी अभी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने थैनोस को हराने में एवेंजर्स की मदद की थी। बस उसे कंटिन्यूसली साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना था और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बकी नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत कोशिश तो करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि उसने जो बुरे बुरे कांड किए थे वो उसको बार बार याद आते रहते हैं। और मतलब आप लोग समझ सकते हो क्या हो रहा होता है उसके साथ। अब बात करते हैं फ्लैग स्मैशर्स के बारे में। तो बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि जब बैंगो ने चुटकी बजाई थी तब क्या हुआ था। तो जब बैंगो ने चुटकी बजाई थी तब आधी पॉपुलेशन गायब हो गई थी, और सिर्फ अर्थ की नहीं पूरे यूनिवर्स की। अब उस पॉइंट पर हुआ क्या था कि ऐसे लोग जो है वो एकदम घुल मिल गए थे, फ्रेंड्स हो गए थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, ये वो कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस पॉइंट पर अमीर गरीब वैसा कुछ नहीं था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया, मतलब 5 सालों के बाद जब हल्क ने फिर से चुटकी बजाई तब सभी वापस आ गए। तब वही सेम चीज़ कंटिन्यू होते रह गई, जैसे कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, गरीबों को उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा था। और काफ़ी गरीब लोग तो अपने ओरिजिनल कंट्री से कहीं और आ गए थे और वो लोग अपने घर वापस नहीं जा पा रहे थे। उस पॉइंट पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था जीआरसी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि ये जितने भी ऐसे लोग थे जो गरीब वो लोग जो कि अपने अपने कंट्रीज़ में वापस नहीं जा पा रहे थे, अपने अपने होम टाउन्स में, उनका वो ख्याल रख रही थी, उन्हें खाना और शेल्टर दे रही थी और उनसे वादा भी किया था कि वो उन्हें घर पहुंचा देंगे। हालांकि जीआरसी उनका उतना अच्छे से ख्याल भी नहीं रख रही थी। बस उन्हीं लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं ना कि एक ग्रुप बनाते हैं फ्लैग स्मैशर्स नामक, ठीक है।
अब इस ग्रुप की लीडर का नाम कार्ली मॉर्गन था और वैसे तो ये मेनली चोरी चकारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा थ्रेट तो फाल्कन और बकी को तो इसे रोकना ही था। अब ये बेसिकली जितने भी चोरियाँ थे ये 8 लोग, ये लोग उसने उन रेफ्यूजीज़ के लिए ही कर रहे थे और गवर्नमेंट से अपनी शर्तें मनवा रहे थे। अब दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का डिसीजन था जॉन विक को कैप्टन अमेरिका बनाने वाला, वो फाल्कन को उतना पसंद नहीं आया था। इनफैक्ट जो फ्लैग स्मैशर्स वाला कांड जो चल रहा था वो भी फाल्कन को झेलना था, ये उसको मालूम था कि हाँ अब मेरे को इस पर नज़र रखने का है। अब इन्हीं फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ने के लिए सैम और बकी रियूनाइट करते हैं, जहाँ पर बकी फाल्कन से उतना खुश नहीं रहता है क्योंकि उसने वो शील्ड गवर्नमेंट को दे दी थी। उसके अकॉर्डिंगली फाल्कन कैप्टन अमेरिका बनना ही नहीं चाहता था। एक पॉइंट ऐसा होता है जो फ्लैग स्मैशर्स मेडिसिन चोरी कर रहे होते हैं और फाल्कन और बकी की उनसे फाइट हो जाती है, लेकिन फाल्कन और बकी फ्लैग स्मैशर्स से हार जाते हैं और तभी आता है जॉन विक अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ जिसका नाम लेमार हॉस्किंस होता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर तक एक सुपर सोल्जर टाइप रह चुका है। अब यहाँ पर जॉन विक भैया भी इन दोनों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लैग स्मैशर्स उन्हें हरा देते हैं, चारों को हरा देते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। अब यहाँ पर तुम एक बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि ठीक है जॉन विक चलेगा, फाल्कन चलेगा, जॉन विक का दोस्त भी चलेगा, लेकिन बकी तो एक सुपर सोल्जर है, तो नॉर्मल लोगों के सामने कैसे हार गया? तो मैं तुमको समझा देता हूँ। इस पॉइंट तक फाल्कन और बकी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि जितने भी जो 8 लोग थे ना फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप में, वो सारे के सारे सुपर सोल्जर्स रह चुके हैं। बात खत्म। अब यहाँ पर जॉन विक फाल्कन और विंटर सोल्जर को एक लिफ्ट देता है और कहता है कि तुम दोनों मेरी टीम में शामिल हो जाओ और मेरी मदद करो ताकि मैं ये थ्रेट रोक सकूं। लेकिन क्योंकि जॉन विक था सरकारी सुपर हीरो और सैम और बकी थे प्राइवेट सुपर हीरो, तो इसी वजह से इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। सिंपल। अब यहाँ पर अगर जॉन विक की बात की जाए तो कॉमिक्स के अंदर ये ईवल कैप्टन अमेरिका रह चुका है और इसके कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो एक्यूरेट है, इन कलर के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है और बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। और अगर बात करें जॉन विक के कैरेक्टर की तो ये ईविल कैरेक्टर रह चुका है कॉमिक्स के अंदर, तो मे भी आगे जाके हम लोग को ईविल देखने को मिले। और हाँ, ये थंडरबोल्ट रॉस की टीम का पार्ट रह चुका है जो कि डार्क एवेंजर्स की टीम थी। यस, डार्क एवेंजर्स नाम की भी एक टीम रह चुकी है। तो लेट्स के आगे हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार फ्लैग स्मैशर्स को सुपर सोल्जर सीरम्स कहाँ से मिले। नहीं, तुम खुद सोच के देखो, सुपर सोल्जर सीरम्स जो है वो ऐसे किसी आदमी को नहीं दिए जाते हैं, तो आखिरकार इन लोगों को कहाँ से मिले, राइट? तो इस बात के लिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बकी सैम को इज़ाया ब्रैडली नाम के एक आदमी के पास लेके जाता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका रह चुका है। इन्हें भी सीरम दिया गया था और इनका जो पोता है, अब इज़ाया ब्रैडली का जो पोता एली ब्रैडली है, वो दरअसल आके किड एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करेगा और वहाँ पर एज कैप्टन अमेरिका काम करेगा। अब देखो, आइज़ा इस पॉइंट पर उन्हें कुछ भी नहीं बताता और गुस्से से उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ किया था गंदा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ ठीक ठाक काम नहीं किया था। अब क्योंकि आइज़ा के पास से उन लोगों को कोई आइडिया नहीं मिलता कि आखिरकार फ्लैग स्मैशर्स को ये सीरम्स कहाँ से मिले, बकी बांस कहता है कि काम करते जेमो से हेल्प लेते। नहीं, ठीक है, चलेगा। अब बैरन जेमो के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी देखो, स्पेशली सिविल वॉर, पता चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बैरन जेमो जर्मनी के एक जेल में कैद था एंड देखो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बकी बांस को कहाँ से आइडिया है इसका हेल्प मिलने का, बकी को कहाँ से आइडिया आया इसका हेल्प लेने के लिए, लेकिन ठीक है, चलेगा। नहीं, चलेगा। अब यहाँ पर जेमो को दरअसल में इस सीरम्स और हाइड्रा के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था, इसीलिए बकी उससे हेल्प लेता है और उसको सीक्रेटली जेल से निकाल भी देता है। पहले उसको खुद ही जेल में घुसाया और फिर उसी को निकाल रहा है। अब यहाँ पर जेमो को क्योंकि लगता है कि सुपर सोल्जर्स देश के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए वो इन दोनों की मदद करने के लिए रेडी भी हो जाता है। वो उन्हें मद्रिपुर नाम के एक आइलैंड पे भी लेकर जाता है आगे आकर, क्योंकि हो सकता है कि सुपर सोल्जर सीरम्स का वहाँ से कोई कनेक्शन टाइप हो। अब मद्रिपुर के यहाँ पर पावर ब्रेकर नाम के एक क्रिमिनल का राज चलता है और ये कौन है ये किसी को नहीं मालूम। अब यहाँ पर मद्रिपुर में आकर हम लोग को ये बात पता चलती है कि किसी साइंटिस्ट ने काम किया है, मतलब ये सुपर सोल्जर सीरम्स उस साइंटिस्ट ने बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है ये जानने से पहले वहाँ पर कांड हो जाता है जिसे और फिर इन तीनों को बचाने के लिए शैरन कार्टर आ जाती है सिविल वॉर से। अगर आपने देखी है तो याद होगा। एक्चुअली में शैरन कार्टर ने सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड और फाल्कन को उसके विंग्स दे दिए थे, वो भी गवर्नमेंट को बिना बताए। तो उस हिसाब से वो उसने जुल्म किया था, तो इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया था। तो उसने जेल से बचने के लिए यहाँ मद्रिपुर आ गई और फिर वहाँ पर वो इलीगल काम कर रही है, उसने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं और वो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई है। कहानी ख़त्म।
यहाँ पर फैल्कन शेरन को ये कहता है कि अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो मैं यूएस गवर्नमेंट से तुम्हें बचा लूँगा। उस हिसाब से शेरन मान भी जाती है। अब यहाँ पर उन्हें वो साइंटिस्ट मिल जाता है जिसका नाम होता है निगल, जो पावर ब्रोकर के लिए काम करता है, और यह आदमी पहले हाइड्रा के लिए काम करता था। एक्चुअली ये भाई साहब को क्या है ना, हाइड्रा के बाद गवर्नमेंट ने हायर कर लिया था, जहाँ पर उन्हें क्या इजाया ब्रैडली का वो ब्लड सैंपल मिल गया था, जिससे उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनके ब्लड में जो सीरम है ये आप सभी को मालूम ही होगा। जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रोजेक्ट बंद करवा दिया था सुपर सोल्जर सीरम वाला, इसलिए वो क्या किया, वो मदरीपुर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम फिर रेडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पावर ब्रेकर ने इनको सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए पैसा दिया था, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। इस सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करने के लिए तुमको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड और हाईली पावरफुल था। अब यहाँ पर अपने निगल भैया ने उसे 20 डोज बनाए थे, लेकिन इससे पहले पावर ब्रेकर उनका इस्तेमाल कर पाता, इन मैडम ने उसे चुरा लिया। अब एक्चुअली फ्लैग स्मैशर्स का जो ग्रुप है ना, ये भी पावर ब्रेकर के लिए काम करता था, और उन्होंने बाद में उसे धोखा दिया और सीरम चुरा के भाग लिए। वो सीरम चुरा लिया और वो अब जो बाकी के बच्चे कुछ 12 डोज हुए, वो अभी भी कार्ली के पास ही थे। अब यहाँ पर इसी वजह से पावर ब्रेकर भी फ्लैग स्मैशर्स को ढूंढ रहा था, उन्होंने उनके एक साथी को मार भी दिया था। यहाँ पर निगल से पूछताछ खत्म होते ही वो मर जाता है, क्योंकि जिमो से मार देता है ताकि वो आगे जाकर और सीरम ना बना सके। यहाँ पर एक आदमी थे, अब यहाँ पर जिसने कार्ली को बचपन से पाला था, उनकी अचानक डेथ हो जाती है, तो कार्ली को उनका फ्यूनरल अटेंड करना ही था, और फ्यूनरल के बारे में इन तीनों को पता चल जाता है, तो फाल्कन डिसाइड करता है कि वो उस फ्यूनरल में जाने वाला। दूसरी तरफ दोस्तों अपने इन दो कैरेक्टर्स को, यानी कि अपने जॉन विक भैया को ये बात का मालूम हो जाता, दूसरी तरफ जॉन विक को इस बात का पता चल जाता है कि अपने जो जेमो भैया है वो जेल से भाग लिए हैं, और उनको भाग में किसी ने हेल्प किया है, और वो कौन है, वो फैल्कन है। नहीं, इतनी जल्दी कैरेक्टर को मालूम कैसे पड़ जाता है कि इसी कैरेक्टर ने ही इसको भगाया है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पर क्योंकि जेमो ने टिचाका को मार दिया था, तो डोरा मिलाजे यहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि उनको क्या है, जेमो को पकड़ना था। तो वो लोग बकी से जेमो को मांगते हैं, लेकिन बकी उन्हें जेमो नहीं देता है, और चाहता है कि वकांडन्स उन्हें थोड़ा वक्त दे। एंड क्योंकि बकी ऑलरेडी वकांडन्स के साथ रह चुका है और उनकी मदद तक कर चुका है फाइट्स में, तो इस हिसाब से ये लोग उन्हें 8 घंटे का समय देते हैं। इससे पहले ये तीनों फ्यूनरल पे पहुँचे, जॉन विक टपक पड़ता है। ये भाई साहब कहते हैं कि देखो, हम तुम लोगों को नहीं जाने देंगे, हमें जेमो दे दो। लेकिन फिर ये दोनों उनसे समझाते हैं कि यहाँ पर फ्लैग मैचर्स का ग्रुप है, इससे पहले तीनों फ्यूनरल अटेंड करे, जॉन विक भाई यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने साथी को लेकर, और वो जेमो चाहते हैं। लेकिन ये दोनों से बाद में समझाते हैं कि यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स की लीडर है, तो इसीलिए जॉन विक भैया भी इनके साथ जुड़ जाते हैं काम करने में। लेकिन आगे हो जाती है गड़बड़। अब क्योंकि जॉन विक भैया थे खड़ूस आदमी, तो उनको सीधा करना था फाइट। लेकिन कुछ भी करके फैल्कन बात करता है अकेले में, लेकिन कुछ भी करके सैम अकेले में कार्ली से बात कर ही देता है, और वो कार्ली को कुछ भी करके कन्विंस करवा लेता है, और कार्ली ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुकी थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि अपने जॉन विक भैया कर देते हैं हमला, जिसकी वजह से होता क्या है कि सारी की सारी जो सीरम बची हुई थी वो सारी नीचे गिर जाती है। जेमो भैया क्या करते हैं कि हर एक सीरम को उठाते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं अपने पैरों से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे जाके कोई भी सुपर सोल्जर बने और देश के लिए बन जाए खतरा। दूसरी तरफ कार्ली भाग जाती है। तीसरी तरफ जो एक सीरम बच गया था जिसे जेमो नहीं फोड़ पाया था, वो क्या करते हैं कि जॉन विक भैया सीक्रेट चुपचाप से उठा लेते हैं और लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जॉन विक भैया पहुँचते हैं, जेमो को घायल करते हैं, और जो एक सीरम बच गया था जिसे जेमो नहीं फोड़ पाया था, वो उसे चुपचाप से उठा के भाग लेते हैं। फिर वहाँ से जेमो निकल लेता है और पहुँच जाता है अपने घर, जहाँ पर पहुँच जाते हैं बाद में आगे जाकर जॉन विक और अपने उसके साथी, और आगे जाकर डोरा मिलाजे भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। तब तक 8 घंटे बीत चुके होते हैं। अब यहाँ पर जॉन क्या कहता है कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं, जेमो को मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ। तो उस पॉइंट पर डोरा मिलाजे को आता है गुस्सा, वो जॉन पर कर देते हैं अटैक, और वहाँ पर पहुँच जाती है भगड़, जिस पॉइंट पर जेमो वहाँ से निकल ले, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जेमो वहाँ से भाग लेते हैं। फिर इसके बाद जॉन विक को लगता है कि भैया हम तो बहुत बड़े कमज़ोर आदमी हैं, हम कैसे बनेंगे कप्तान अमेरिका, और तब वो सीरम लेने का फैसला करता है। और यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स का पूरा ग्रुप जॉन को मारने का प्लान बनाते हैं, और उसको उसके साथी को एक सीक्रेट जगह पे बुलाते हैं। दूसरी तरफ कार्ली सैम को अकेले में एक अलग जगह पर बुलाती है, क्योंकि उससे करनी थी बात। कार्ली के अकॉर्डिंगली फैल्कन एक बहुत ही अच्छा आदमी था।
अब यहाँ पर जॉन भैया करते क्या है कि बहुत बड़ी फाइट लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि फ्लैग स्मैशर्स के लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जॉन भैया भी बन चुके होते हैं सुपर सोल्जर, तो वो सारे फ्लैग स्मैशर्स के तो इसलिए सारे फ्लैग स्मैशर्स को वो भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कार्ली भी पहुँच जाती है और वो उसके साथी को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, जिसमें आ जाता है अपने जॉन भैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा। जब वो फ्लैग स्मैशर्स के एक आदमी को पकड़ लेता है और अरेस्ट करने के बजाय शील्ड से उसे मार देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका के शील्ड में हम लोग को पहली बार खून देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पर जॉन एक खाली फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर जाकर उदास बैठा रहता है, लेकिन क्योंकि सीरम उसके सर पे चढ़ गया था, वो एकदम पागल सा हो गया था, तो उसको लगता है कि हाँ जो मैंने किया वो एकदम सही है। तभी वहाँ पर फैल्कन और बकी भी पहुँच जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि कैप्टन ने फैल्कन को शील्ड दी थी और अभी फैल्कन भी बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसने वो शील्ड एक ऐसे आदमी को इनडायरेक्टली दे दी है जो कि जिसने खून ही कर दिया है, और अभी शील्ड में खून लगा है तो उसका गलती एक ही आदमी का है, वो है फैल्कन। तो इसीलिए वो भी अभी बहुत ज़्यादा दुखी था, इसलिए वो जॉन को कहता है कि मुझे शील्ड वापस कर। यहाँ पर होता क्या है कि इस फाइट के दौरान फैल्कन का सूट हो जाता है, टूट जाता है। जॉन एकदम पागल सा हो जाता है, जो कि उन्हें मारने पे उतर आया होता है। बकी और फैल्कन को जानबूझ बकी और फैल्कन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनको सिर्फ एक ही तरीका सूझा, उसको उसका हाथ तोड़ना पड़ा और शील्ड लेके भागना पड़ा। और उसे कैप्टन अब यहाँ पर जो उसने मर्डर किया था वो चीज़ पूरी तरीके से उस आसपास के लोगों ने रिकॉर्ड कर ली थी। तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट इससे हो गई थी बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि वीडियो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा वायरल, सभी ने उसे देख लिया था। तो इसलिए वो जॉन वॉकर से कैप्टन अमेरिका का टाइटल ले लेते हैं। दूसरी तरफ बकी जेमो को दोरा मिर्जा के हवाले कर देता है। अब यहाँ पर बकी जेमो को पकड़ने के बदले में वकांडन से हेल्प लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए फैल्कन का एक नया सा सूट बनाओ, क्योंकि उसका पुराना सूट टूट गया था। अब यहाँ पर फैल्कन क्या करता है कि अब यहाँ पर फैल्कन को शील्ड वापस मिल गई थी, और उसके जो पुराने टूटे हुए पंख थे, जो उसका पुराना टूटा हुआ सूट था, वो अपने एक साथी को दे देता है जो कि उसके साथ मिलिट्री पे था। और अगर तुम जानना चाहते हो ये आदमी कौन है, तो ये कॉमिक्स में फैल्कन को रिप्लेस कर चुका है। ये एक म्यूटेंट है जिसके आगे जाके रियल विंग्स निकल गए थे। देखते हैं मार्वल इसका क्या करते हैं। यहाँ पर शील्ड मिलने के बाद भी फैल्कन काफ़ी कंफ्यूज था कि वो कैप्टन अमेरिका बनेगा या नहीं। अब तो यहाँ पर फैल्कन करता क्या है कि इज़ाया ब्रैडली के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपके साथ तो यहाँ पर फैल्कन काफ़ी कंफ्यूज होता है, इसलिए वो इज़ाया ब्रैडली के पास पहुँच जाता है और उनसे हेल्प लेता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए और आपके साथ गलत क्या हुआ था। तो उस पॉइंट पर इज़ाया ब्रैडली उसे कहता है कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया था, मैंने अपने दोस्तों को बचाया था, मैं अपने साथियों को बचाया था, तो मुझे जेल में डाल दिया गया था। जबकि कैप्टन अमेरिका ने किया था तब उसे कुछ भी नहीं किया गया था, और ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि इज़ाया ब्रैडली ब्लैक था। इस बात को सुनने के बाद फैल्कन का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तब वहाँ बकी आता है और फैल्कन को उसका नया सूट गिफ्ट करता है, जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ था, लाइक फैल्कन विद अ वाइब्रेनियम सूट। यहाँ पर बकी उसे थोड़ा मोटिवेट करता है और कहता है कि आपका डिसीजन एकदम करेक्ट था, तुम्हें ही अगला कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए। तो फैल्कन भी इससे सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है, बकी को भी अपने घर में रहने देता है, दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं और फाइनली फैल्कन रेडी हो जाता है कैप्टन बनने के। यहाँ जॉन वॉकर अपना टूटा हुआ हाथ सुधार लेता है और एक शील्ड बनाता है, एक नकली वाली शील्ड अपने लिए। क्योंकि उसे बदला लेना था अपने दोस्त की मौत का, वो भी फ्लैग स्मैशर्स से। लाइक वो अभी भी गुस्से में। अब ये देखो वाइब्रेनियम का तो नहीं था, बट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग टाइप था। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क में GRCs की एक वोटिंग होने वाली थी, यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता कि रेफ्यूजीज़ का क्या किया जाए। अब यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स को बहुत पहले से मालूम था कि GRC का डिसीजन बहुत गलत होने वाला है, तो वो GRC की बिल्डिंग को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पर फैल्कन को आना पड़ता है एज कैप्टन अमेरिका। जहाँ पर बकी भी पहुँच जाता है और आगे जाके शैरन कार्टर। यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स करते क्या है कि पुलिस का भेस लेते हैं और इन लोगों को किडनैप करवा लेते हैं। अब यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स करते क्या है कि सभी मेंबर्स जितने भी GRC के लोग होते हैं उनमें से कुछ को एक हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं और बाकियों को 2 ट्रक्स के अंदर लोड कर देते हैं। तो होता क्या है कि फैल्कन उड़ के जाता है और हेलीकॉप्टर का पीछा करता है, वही बकी एक बाइक पर बैठता है और 2 ट्रक्स का पीछा करता है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें शैरन कार्टर की, तो वो ऑलरेडी एक को मार चुकी, तो वो जाती है और फ्लैग स्मैशर्स के एक आदमी को वेपर बॉम्ब से उड़ा देती है। तो इसीलिए इन लोगों के 5 मेंबर्स अभी बच गए होते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्ली को लगता है कि उसका मिशन यहाँ फेल हो।
अब यहाँ पर फैल्कन हेलीकॉप्टर वाले लोगों को बचा लेता है और सैम और बकी जो है वो एक ट्रक को बचाने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन इससे पहले वो दूसरी ट्रक बचाए। फ्लैग स्मैशर्स वहाँ आ जाते हैं और तब प्रकट होते हैं जॉन भैया। अब वहाँ जॉन अपना सूट वूट लेकर पहुँच जाता है और फ्लैग स्मैशर्स के लोगों को धोना शुरू कर देता है, लेकिन कार्ली वहाँ मौका देखकर ट्रक को नीचे गिरा देती है जिसके अंदर इतने सारे लोग थे। और जब जॉन भैया को रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई हम बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, हमको लोगों को भी तो बचाना चाहिए, तो वो जाके जीआरसी लोगों को बचा के लेते आते हैं। तो वो जाकर जीआरसी वालों के वो ट्रक बचा के लेके आते हैं उन्हें। तो वो करता क्या है कि जीआरसी वालों को बचा लेते हैं, लेकिन अपने फ्लैग स्मैशर्स भैया उन्हें रोकना शुरू कर देते हैं और जॉन ट्रक को नहीं संभाल पाता है। वो ऑलमोस्ट गिर ही गया होता है, लेकिन जब फैल्कन वहाँ पहुँच जाता है और क्योंकि उसके विंग्स में भी यहाँ पर जेट पैक लगे हुए थे, वो उनका इस्तेमाल करके ट्रक को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर फैल्कन कार्ली को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन कार्ली वहाँ से मौका देख के भाग जाती है। यहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअली में ये वही लोकेशन होती है जहाँ पर कार्ली छुपी हुई है। एंड जॉन, सैम और बकी भी इन फ्लैग स्मैशर्स के लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शैरन उससे दूसरी तरफ शैरन आकर कार्ली से मिलती है और तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि दरअसल शैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है। हाँ, मेरे को मालूम है ये बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है, लेकिन ट्विस्ट झेलना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर इसी बीच सैम भी पहुँच जाता है। वो यहाँ पर कार्ली को समझाने की कोशिश करता है। कार्ली उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सैम उसके ऊपर हमला नहीं करता, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के एकदम जलेबी वाली फाइट चल रही होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कार्ली जो है वो सैम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पॉइंट पर शैरन वहाँ पर आती है और कार्ली को काफ़ी सारी गोलियाँ मार देती है एंड ख़त्म। फिर दूसरी तरफ बकी और जॉन बाकी के फ्लैग स्मैशर्स के मेंबर्स को पुलिस को हवाले कर देती है और फैल्कन भैया आते हैं उसकी बॉडी लेकर, डेड बॉडी, और फिर फैल्कन भैया कार्ली की डेड बॉडी लेकर नीचे आते हैं। यहाँ पर फैल्कन जीआरसी के मेंबर्स को समझाता है कि उन्हें रेफ्यूजीज़ की मदद करनी चाहिए। तब जीआरसी वाले भी राज़ी हो जाते हैं और सभी लोग फैल्कन को एज ए न्यू कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब इससे पहले कि पुलिस इन सभी फ्लैग स्मैशर्स के लोगों को लेकर जाए, जेमो का एक आदमी आता है और इन लोगों को बम से उड़ा देता है। फिर कुछ समय बाद की कहानी आती है। यहाँ पर वैलेंटीना नाम की एक औरत आती है जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती है, जो जॉन से मिलती है, जहाँ पर जॉन अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहन के है और उससे कहती है कि मेरी टीम में आ जाओ। टीम मैडम जी जो है ना यहाँ पर विलेंस के पास जाएगी और एक टीम फॉर्म करेगी और फिर वो टीम बना के थंडरबोल्ट रॉस की डार्क एवेंजर्स टीम लाएगी। भैया जी मज़ा आ जाएगा। और भाई कुछ भी हो, ये सूट बहुत मस्त है, मैं कह रहा हूँ। और जब इतना ही नहीं, इस कैरेक्टर को अपना कॉमिक एक्यूरेट नाम भी मिलता है, यूएस एजेंट। फिर बकी जब विंटर सोल्जर था उसने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, तो उनसे माफ़ी मांगता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, पूरी सीरीज़ के अंदर बकी ने जो अपना आर्म यूज़ किया था वाइब्रेनियम वाला, वो दरअसल एक नया वाला आर्म था। पूरी सीरीज़ के अंदर बकी का जो लेफ्ट आर्म था वो पूरा नया आर्म था, जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ था, जो वकांडर्स ने उसे दिया था, जो दिखने में बड़ा कूल लग रहा था यार। यहाँ पर फैल्कन इज़ाया को उसी म्यूज़ियम में लेकर जाता है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका के बारे में सब सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, और वहाँ पर वो एक मेमोरियल भी बनाता है इज़ाया ब्रैडली के लिए, और इज़ाया ब्रैडली को भी एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है। मिड क्रेडिट सीन में होता क्या है कि अपने गवर्नमेंट जो होती है वो शायद को माफ़ कर देती है, क्योंकि फैल्कन ने कहा था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो गवर्नमेंट उसे माफ़ कर देगी फैल्कन के कहने पर। लेकिन फैल्कन को तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि शैरन पावर ब्रेकर है। तो यही थी दोस्तों हमारी आज की पूरी कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ लाइक्स तो कम ही आ रहे हैं, व्यूज़ से तो कुछ ज़्यादा ही कम आ रहे हैं लाइक्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। और सब्सक्राइबर्स भी कम ही है, मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, व्यूज़ बढ़े जा रहे हैं, हज़ारों के तालाब में मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे। तो यार देखो, मुझे मालूम आप लोग वीडियो देख के जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, फिर भी मैंने कुछ भी करके बना ली वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन दबाना, क्योंकि सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अपनी फेवरेट मूवी और सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसके बारे में पता चल जाए। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बस और क्या।